हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम औसत के पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं। आज के जितने भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो एकदम यूनिक मिलने वाला है। कहा जाए तो पूरा ट्रिकी, आप बिना पेन उठाए भी उन सवालों को बना सकते हो। दोस्तों क्लियर है? तो चलते हैं आज अपने सवाल की ओर। देखना, बहुत ही गजब गजब के सवाल आपको देखने को मिलेगा आज के क्लास में। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे लगातार संख्याओं पर आधारित। ठीक है भाई, आखिर जो कॉन्सेंट्रिक नंबर जो होते हैं इन पर बेस्ड सवाल को आप किस प्रकार से डील करोगे और इस पर किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार संख्याओं पर यदि आधारित सवाल पूछा जाता है तो मूल रूप से 4 सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पहला, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपसे पूछा जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का योग क्या होगा ये पूछ लिया जाता है। दोस्तों, अब हमारे पास पहला सवाल है, लगातार संख्याओं पर यदि सवाल पूछा जाए तो भाई 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 56 है। तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर भी निकालना है, बड़ी संख्या भी ज्ञात करना है, छोटी संख्या भी ज्ञात करना है और आपको बड़ी और छोटी का योग भी ज्ञात करना है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं बेसिक वाला बता रहा हूं। सबसे पहले हम करते क्या है, ध्यान समझना कि मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या x मान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला जो संख्या होगा सम संख्या वो 2 बड़ा होगा। तो मैंने कहा अगला संख्या फिर तो x+2, उससे अगला जो होगा वो x+4, उससे जो अगला होगा वो x+6 और उससे जो अगला होगा 5वां नंबर का वो x+8 होगा। दोस्तों क्लियर है? अब औसत का मतलब क्या होगा? इन सभी जो परिणाम है या प्रेक्षण इनका जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो हम सभी को जोड़ेंगे। x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 और प्लस x+8 और टोटल कितने संख्या है? 5 संख्या। तो 5 से भाग देंगे और इनका औसत कितना है? तो औसत दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 56। क्लियर है? औसत कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। अब हम जोड़ेंगे x x x x x, कितने x हो गए? तो आप कहोगे भाई 5x प्लस 2 और 4 6 6 6 12 12 8 हो जाएगा 20 और भाग देंगे 5 से और बराबर किसके रहेगा ये? तो आप कहोगे भाई 56 के बराबर रहेगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब हम क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतर करेंगे। भाग में है, पक्षांतर करने पर गुणा में चले जाएगा। तो आप देख पाओगे कि भाई 5x प्लस ये हो गया 20 और 5 का गुणा 56 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 280 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं 20x का पक्षांतर करूंगा तो 5x की जो वैल्यू होगा वो 280 में 20 घटाने पर कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। तो यदि हम x का मान निकालें 5 से काटेंगे तो 26 दूनी कितना हो जाता है? 52। तो मैं समझ गया कि सबसे जो छोटी संख्या होने वाली है यहाँ पर x का जो मान होगा, गलत तो नहीं किया ना यहाँ पर हमने? ठीक है, सब चीज है ना? ठीक है, ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या जो होगी कितना मिल जाएगा? हमारे पास 52 मिल जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। क्लियर है? लेकिन क्या हम ऐसे बनाकर सवाल को सही तरीके से आंसर ला सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार के सवाल आए तो ये बनाने का जो आपका तरीका रहेगा एकदम गलत रहेगा। इस सवाल को बनाने का मैं एकदम सटीक तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल। ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पर बिंदु लगाकर भी कई बार बताते हैं कि भाई 5 लगातार संख्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। ये आपके पास एक और तरीका होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि 5 लगातार संख्या और औसत 56 है, तो बीच वाली संख्या आपका क्या होगा? औसत होगा, तो ये 56 होगा भाई। अब आप क्या करोगे? तो भाई हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटा कर देखेंगे। यहाँ पर तो भाई 2 कम करने पर 56 से पहले क्या पड़ेगा? आपको 54 मिलेगा। 54 से पहले क्या मिलेगा? तो आप कहोगे 52। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? यहाँ पर 52 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे, 56 से बड़ा 2 बड़ा तो 58 होगा और 2 बड़ा कर देंगे तो 60। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? तो आप कहोगे भाई सबसे जो बड़ी संख्या होगी ये 60 होगी। लेकिन आप जरा सोच कर देखो कि यदि मैं यहाँ पर 5 संख्या दे दिया तब तो आप आसानी से गोल बनाकर बना सकते हो। लेकिन मैं 5 की जगह मान लो 112 दे दूं तो क्या आप 112 गोले बनाना चालू कर दोगे?
नहीं बनाओगे ना भाई। तो कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि हम इन चीजों से भी दूर रहें और हमारा आंसर भी एकदम सटीक प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? तो चलो चलते हैं उस तरीका की ओर जिसे आप बिना पेन उठाए आसानी से बना सकते हो। ध्यान देना, जब आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर पूछे, तो जब अंतर पूछेगा दोस्तों तो आपको ध्यान देना है टोटल कितने संख्या हमारे पास, 5। तो इस 5 संख्या में केवल एक कम करना है। तो बताओ भाई 5 में एक कम करूंगा कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि सम संख्याओं के बीच क्या होता है, 2-2 का गैप होता है, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 4 दूनी 8 होगा। मैंने क्या किया, मुझे औसत से कोई मतलब नहीं है। मैं 5 लगातार है तो 5 में एक कम करूंगा, 7 लगातार होता तो 7 में एक कम करता, 11 लगातार होता तो 11 में एक कम करता। और एक कम करने के बाद जस्ट उसको दुगना कर दो, आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? फिर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या यदि प्राप्त करना, तो हम देखें कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 56 है। बड़ी संख्या निकालना है तो एक कम करना है, एक कम करने पर कितना होगा, 4, और 56 में 4 को जोड़ते ही आपको बड़ी संख्या मिल जाएगा कितना, 60 मिल जाएगा। मतलब मैं पेन उठाऊंगा भी नहीं, मैं देखूंगा 5 है, 5 में एक कम करूंगा, 4 को तो 56 में जोड़ना था, यही तो मेरी बड़ी संख्या था। मान लो मुझे छोटी संख्या निकालना रहेगा, तो भाई 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56। एक तो कम करना ही है, 5 में एक कम करेंगे कितना होगा, 4, और छोटी संख्या इसलिए घटाना है, तो 56 में 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 52 जो होगा दोस्तों मेरा यहाँ पर क्या होगा, छोटी संख्या का काम करेगा। अब हमारे पास बच गया क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हमको निकालना है बड़ी और छोटी का योग। तो भाई 5 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, 56। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको योग निकालने के लिए बोला जाए तो इससे कोई मतलब नहीं, जो भी औसत है इसका दुगुना कर देंगे, तो 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112। यही सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का क्या होगा, योग होगा। आए समझ में? तो मैंने क्या क्या देखा, जब मुझे मान लो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछेगा, तो 5 में एक कम करके दुगना कर दूंगा। यहां पर सामने में जो भी अंक होगा उसका दुगना, एक कम करके उसका दुगना करते ही आपको बड़ी और छोटी के बीच का अंतर मिलेगा। जब आपको बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा तो हम 56 में जो भी यहाँ पर संख्या रहेगा उसमें एक कम करके जोड़ देंगे बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालना पड़ेगा तो एक कम करके यहाँ पर घटा देंगे औसत के साथ छोटी संख्या। और योग पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो योग पूछते ही हमको क्या करना, औसत को ही दुगना कर देना, तो हमको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखना एक और सवाल है, इसी प्रकार का सेम सवाल है दोस्तों, मैं कुछ करूंगा नहीं। मेरे पास औसत कितना दिया है, 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, क्या 42 है। मुझे निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना। तो मैंने कहा यहाँ पर शुरू में कितने हैं, 7। तो 7 में बस मैं एक कम करूंगा, एक कम करने के बाद इसको 2 का गुणा कर दूंगा। तो बताओ 7 में एक कम करने पर 6, और 6 का दुगना कितना हो जाएगा, मैंने कहा 12। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर मुझे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो औसत को लिख देना, औसत तो भाई 42 है ना। 7 में एक कम करने पर कितना होगा, 6, 6 को जोड़ देना बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा भाई आपका बड़ी संख्या, 48 हो जाएगा। जब आपको छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो इसी औसत में मतलब 42 में अब 6 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो बताओ 42 में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई 36 आएगा, और यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब जब मुझे योग पूछा जाए दोस्तों, तो जो भी औसत रहेगा इसी को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 84, यही होगा योग। चाहो तो आप जोड़ कर देख लो, सबसे बड़ी संख्या 48 और सबसे छोटी संख्या 36 है। इन दोनों को जोड़ते ही कितना मिल जाएगा आपको, 84 डेफिनेटली मिल जाएगा। मतलब ऐसे यदि हम बनाएंगे सवाल को तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये केवल सम के लिए नहीं, विषम के लिए भी लागू होता है। जैसे यहाँ पर 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है ना। फटाफट कमेंट करके बताना अगले सवाल का, है ना, इस सवाल को बता देता हूं। अब आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का क्या पूछा, अंतर। भाई अंतर में हम क्या करते हैं, हम केवल यहाँ पर जितने लगातार संख्या होते हैं उसमें एक कम करते हैं। बताओ 9 में एक कम करेंगे कितना होगा, तो आप कहोगे 8, और 8 को दुगना कर देंगे तो 8 दूनी 16 जो होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का क्या होगा, अंतर होगा। यदि मुझे सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो अब औसत कितना है, तो आप कहोगे 41 है ना। हमने 9 में एक कम किए 8, और उस 8 को जोड़ देंगे भाई, तो 41 और 8 कितना हो जाएगा, 49। ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाए
तो उसी 41 में हम 8 को जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या कर देंगे, इस बार घटा देंगे। तो 41 में 8 घटाते ही कितना मिल जाएगा, 33। ये होगा मेरे पास क्या, सबसे छोटी संख्या। अब सवाल है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग पूछा जाए तो जो भी औसत रहेगा इसको दुगना कर देना। 41 का दुगना कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 82। यही होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। आए भी समझ में। एक सवाल आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखना। 116 लगातार विषम संख्याओं का औसत 200 है। तो फटाफट कमेंट में लिखकर बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। कमेंट में है ना बताना। ये आपके लिए मान लो होमवर्क है भाई, है ना, ये होमवर्क है WH, है ना, WH ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है। फटाफट कमेंट में बताना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बड़ी संख्या, छोटी संख्या और योग, ये चारों चीज मिलना चाहिए। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड मान लो सवाल पूछेगा तो किस प्रकार के सवाल पूछेगा, और उससे पहले है ना हमारे चैनल द्वारा अमीन पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है ये 12 है ना अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसके प्राइस मात्र 149 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में स्पेशल यदि आप मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास परचेस करना चाहते हो तो मात्र 349 रुपए के प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है। और ये हमारे सीजी मैपोलॉजी एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड ऐप है इसके जरिए आपको क्या मिल जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये हमारे नंबर है ना, इसके जरिए आप व्हाट्सएप के जरिए क्या कर सकते हो, जितने भी पीडीएफ है इन पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। और साथ में हमारे अमीन पटवारी के यदि आप कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हो तो इसकी प्राइस मात्र 599 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको हर एक प्रकार के न्यू वर्जन के आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल, ध्यान समझना। 13 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, तब दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को आपको चुनकर बताना था। हम इससे पहले इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, मानते हो आप चीज। अब बोला गया कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या 44 होगी, तो मैंने कहा मेरा औसत कितना दिया है 32। ठीक है, ध्यान समझना। मैंने कहा कि टोटल लगातार संख्या है कितने, 13। भाई 13 में एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12। और बड़ी संख्या के लिए जोड़ते हैं तो 32 और 12 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 44 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पहला कथन है कि ये मेरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर बोला गया कि सबसे छोटी संख्या 20 होगा, तो मैंने कहा औसत मेरे पास कितना है 32, 13 में एक घटाने पर आया 12। अब छोटी संख्या निकालने के लिए हम घटाते हैं, जोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर घटा दूंगा, तो बताओ 32 में 12 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20। ये मेरा सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। और कथन इस हिसाब से एल वाला भी आपका क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जा रहा है। फिर हम बात करें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 24 से बोला गया है। अंतर के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके लगातार संख्या दिया है उसमें एक कम करके दुगना करते हैं। तो बताओ 13 में एक कम कर दूंगा तो हो जाएगा 12, और 12 को 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 दूनी 24। ये भी मेरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट कथन हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट की यदि बात करें, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या 64 है। तो योग के लिए जो भी औसत रहता है, जैसे 32 दिया है, इसी को हमको दुगना करना रहता है, तो 32 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे भाई 64 होता है। तो मेरा सभी के सभी जो कथन है दोस्तों एकदम यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा KLMN जो आपके चारों के चारों कथन होगा, ये यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर एक नंबर नहीं छूटने चाहिए। अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना था, बताना था। अब बोला गया कि भाई 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। ध्यान समझना मेरी बात को। 5 लगातार संख्याओं का, है ना, 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। अब ये संख्या कोई भी हो सकता है, सम भी मान लो, विषम भी मान लो, प्राकृतिक संख्या मान लो, कोई सा भी मान लो, है ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा यदि अगली से अगली और पिछली से पिछली 5-5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। मैं बताया था दोस्तों कि यदि मान लो मेरे पास कुछ संख्या यहाँ पर 5 लगातार संख्या, मैंने कहा 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और ये 5 संख्या। ध्यान समझना। अब चूंकि ये संख्या लगातार है तो इनके बीच का डिफरेंट भी समान होगा,
है ना भाई, जैसे 1 2 3 4 5। क्लियर है, मानते हो। अब मैं कहा कि यदि डिफरेंट समान है तो डिफरेंट समान होने पर बीच वाला हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो औसत क्या होगा, मैंने कहा n होगा। यही दिया गया है हमको औसत के रूप में। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि अगली से मैं और अगली, है ना, और पिछली से और पिछली 5-5 संख्याओं को मान लो मैं जोड़ता हूं। ठीक है, मान लो इधर मैं 5-5 अगली से अगली मतलब 5 के बाद और 5 मतलब टोटल कितने संख्या जोड़ूंगा, तो मैंने कहा टोटल 10 संख्या पिछली में जोड़ूंगा और 10 संख्या में आगे भी जोड़ूंगा, अगली पद में जोड़ूंगा, इस प्रकार से। क्लियर है। तो क्या औसत अपरिवर्तित होने वाला है, तो आप ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप अंक जोड़ोगे वो भी तो लगातार होगा, होगा कि नहीं भाई। तो ये 10 अंक और ये 2 टोटल कितने होंगे, मैंने कहा 12। इधर से 10 और ये 2 12, तो भी औसत आपके कितने के बराबर होगा, n के बराबर होगा। मतलब जो औसत होगा ये कैसा रहेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा जो कथन है वो एकदम करेक्ट है। आया समझ में। फिर लगातार संख्याओं के बीच समान अंतर होने पर बीच की संख्या औसत कहलाता है। इसी बात की तो पुष्टि कर रहा है कि संख्याओं के बीच लगातार है संख्या, तो उनके बीच का अंतर भी क्या होगा, समान होगा। और बीच का अंतर यदि समान है तो औसत भी अपरिवर्तित रहेगा, मतलब सेम रहने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कारण भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की जो कारण है वो सही व्याख्या भी करता है। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। फिर एक छात्रावास के 35 छात्रों का मेस का कुछ औसत खर्च है, रहा होगा कुछ औसत खर्च। यदि 7 छात्र छात्रावास में और आ जाए तो मेस का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्रा औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो आपको 2 डेटा निकालने के लिए बोल सकता है। एक तो मूल औसत क्या था ये पूछ सकता है, या मूल खर्च क्या था ये पूछा जा सकता है। तो आप दोनों के लिए पहले से आप क्या रहना, प्रिपेयर रहना है दोस्तों। क्लियर है। अब मैं सिंपली इसको समझाना चाहूंगा, ध्यान समझना मेरी बात। एक छात्रावास में टोटल कितने छात्र थे, मैंने कहा 35 छात्र थे। मैं एक्स नियम नहीं लगाऊंगा, 35 छात्र थे, इनका कुछ तो औसत रहा होगा, मैंने कहा एक्स औसत रहा होगा। क्लियर है, ध्यान समझना। अब मैंने कहा कि यहाँ पर 7 छात्र और आया, और 7 छात्रों के आने से खर्चा कितना बढ़ा टोटल, तो मैंने कहा भाई 42 रुपया बढ़ा। तो ये 42 रुपया बढ़ा कहां से, तो मैंने कहा ये 7 छात्र आए और 7 छात्र के आने से 42 रुपया खर्च बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूं प्रति छात्र के पीछे 42 रुपया नहीं, बल्कि टोटल 7 छात्रों के पीछे कितने रुपए बढ़ गया, मैंने कहा 42 रुपए बढ़ गया। क्लियर है भाई। अब मैंने कहा कि टोटल अब छात्रावास में कितने हो गए छात्र, तो मैं कहा 35 और 7 टोटल 42 रुपए तो हो ही, 42 लोग तो हो ही गए। क्लियर है। अब एक चीज और बोला गया, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, बोला गया औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान समझने यहाँ पर टर्म ये बोलना चाह रहा है कि भाई 35 छात्र तो औसत के बराबर खर्च करते थे, 7 छात्रों ने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 42। क्लियर है। 42 रुपए इनको खर्च नहीं करने चाहिए थे, है ना भाई, इनको औसत के बराबर खर्च करते। मान लो जैसे 35 लोग 100 रुपए खर्च कर रहे थे, यदि उतने ही रुपए ये 7 लोग भी करते तो औसत चेंज नहीं होता, किसी के लिए कमी नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने 42 रुपए खर्च किए हैं, और 42 रुपए के कारण प्रति छात्र 1 रुपए की कमी हुई है। अब बताओ 42 छात्र हो गए छात्रावास में और प्रति छात्र 1 रुपए की कमी हुई है, तो टोटल 42 कम 42 रुपए की कमी हुई। तो मैं कह सकता हूं कि उन 7 छात्रों को 42 नहीं बल्कि 42 रुपए और खर्च करने थे तो कमी नहीं होता। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 42 और 42 कितना हो जाएगा, 84। मतलब मैं कह सकता हूं कि उन 7 छात्रों को टोटल 84 रुपया खर्च करने थे। तो प्रति छात्र कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 7 छात्र आएगा, है ना, 7 छात्र आएगा, टोटल कितने हो गए, 84 रुपए। 7 छात्र को यदि करने थे तो औसत एक का मान कितना का आ जाता, तो मैंने कहा 12 रुपए के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास पहला डेटा आ जाएगा कि भाई पहले जो प्रारंभिक औसत था वो कितने रुपए का रहा होगा, 12 रुपए का। अब बोला गया कि प्रारंभिक खर्च कितना था, तो भाई प्रारंभ में 35 छात्र और प्रत्येक छात्र 12 रुपए खर्च करते थे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 35 गुणित 12,
तो 35 गुणित 12 करोगे कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 420 रुपए। तो प्रारंभ में जो खर्च होता था वो कितने रुपए का होता था, 420 रुपए का खर्च होता था। ये होना चाहिए बनाने का तरीका दोस्तों। आए भाई समझ में, एक बार और समझ लेना, है ना, भूलना नहीं है इस तरीका को। 35 छात्र आए और उनने 100 रुपए के हिसाब से खर्च किए। बाद में हम देखे कि 7 छात्र और आए और इन 7 छात्रों ने मिलकर टोटल कितने रुपए किए, 42 रुपए खर्च। ठीक है, और टोटल छात्र कितने हो गए छात्रावास में, तो आप कहोगे पहले के 35, साथ में और आए बाद में, तो मैंने कहा 42 हो गए। और प्रति छात्र के पीछे 1 रुपए कमी हुई, मतलब इन 7 लोगों ने 42 रुपए के बजाय, है ना, इनको 84 रुपए खर्च करने थे, है ना भाई, तब कमी नहीं होता। ये 42 रुपए कमी इनके कम खर्च करने के कारण हुआ है। तो यदि 42 रुपए और खर्च करते तो कमी नहीं होता। तो ये दोनों डाटा को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। 42 और 42 कितना हो गया, 84, मतलब 84 रुपए खर्च करने थे कितने छात्रों को, जो आए हुए नए छात्रों को, 7 को। तो 84 को 7 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 100 का मान होगा मिलेगा, और 100 का मान कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास मूल औसत 12 और प्रारंभ का खर्च, तो एक व्यक्ति 12 रुपया खर्च करते थे, तो प्रारंभ में तो 35 व्यक्ति थे, तो 35 गुणित 12 कर देंगे तो प्रारंभ में जो खर्च होता था वो कितने रुपए के बराबर होता था, 420 रुपए के बराबर। आए भी समझ में। एक ऐसी सिंपल सवाल है आपके लिए, हूबहू बनाना है, और ये आपके लिए मान लो होमवर्क है भाई, है ना। हूबहू मुझे कमेंट में डेटा दिखना चाहिए, मूल औसत बताना है और मूल खर्च करना कितना होगा ये भी आपको क्या करना है, बताना है। सवाल सेम है, एक छात्रावास के 60 छात्रों का मेस का कुछ औसत खर्च है। यदि 20 छात्र छात्रावास में और आ जाए तो मेस का खर्च 120 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपए कम हो जाता है। तो आपको मूल औसत क्या है ये बताना है, और साथ में प्रारंभ में कितना खर्च होता था मेस पर, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल फिर, ये आपके पास गजब का सवाल है, ध्यान समझना। दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को आपको चुनकर बताना था। लगातार n तक, याद रखना यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत हमेशा n/2 होता है। अब पूर्ण संख्या होता क्या है, तो यदि मैं इसको चेक करना चाहूं तो पूर्ण संख्याओं उन संख्याओं को कहा जाता है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए। ठीक है भाई, तो मैंने कहा 0 से प्रारंभ होकर मतलब 0, फिर 1, फिर 2, फिर मैंने कहा 3, और फिर मैं कहूंगा 4। चलेगा भाई 4। मैं इतने संख्या ले लिया, मैं टोटल कितने पूर्ण संख्या ले लिया, तो आप देख पाओगे कि मैंने 1 2 3 4 और ये टोटल कितने ले लिए, 5 पूर्ण संख्या ले लिया। क्लियर है भाई। तो n का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा, मैंने कहा 5 संख्या लिया हूं तो 5 के बराबर होगा। क्लियर है। और इसका औसत कितना होता है, तो मैंने कहा औसत जो होगा हमारे पास लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत की बात करें तो n बाई क्या होता है, 2 होता है। मैंने 5 संख्या लिए तो उसका औसत n/2 होना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए, तो मैंने कहा 2.5 तो आना चाहिए। अब हम यहीं पर चेक करके देखते हैं दोस्तों, क्या ये फार्मूला एकदम करेक्ट है। तो मैं सबको जोड़ूंगा, 0 1 1 1 और 2 3 3 3 कितना हो गया, 4 और 4 और नहीं ये हो गए 6 6 और 4 कितना हो गया, 10, और टोटल हमारे पास कितनी संख्या, तो आप कहोगे 5 संख्या। ये भी टोटल 5 संख्या है। अब 5 संख्या क्योंकि n तक की बोला गया है, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 होता है। ये हमारे पास सवाल था, है ना। हमने देखे कि ये 1 संख्या, ये 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, मतलब n का मान 5, और 5 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो औसत कितना आएगा, ये पूर्ण संख्याओं के औसत के बराबर होने चाहिए। मैंने 5 संख्या ले ली, जोड़कर देखा, 0 1 1 हुआ, 1 और 2 3 3 और 3 हो गया 6 6 और 4 10, और 10 को चूंकि 5 संख्या तो 5 से भाग देंगे, या हम ऐसे भी कर सकते थे ना इसको, है ना। तो औसत कितने के बराबर, आप कहोगे 2 के बराबर आया। कितने के बराबर आया, 2 के बराबर आ गए भाई। लेकिन यहाँ पर तक शब्द दिया गया था, तब के लिए था, तो हमारे पास क्या करेक्ट होने चाहिए यहाँ पर, क्या ये डेटा हमारे पास एकदम सही है। तो आप देख पाओगे कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत के लिए n/2 का फार्मूला एकदम करेक्ट होता है दोस्तों। यहां पर मत जाना, यहां पर डेटा में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारे पास। n/2 5 तक की पूर्ण संख्याओं, 5 तक की पूर्ण संख्याओं बोला गया है, मतलब हमको 5 डिजिट नहीं लेना है, ये लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। 0 1 2
3 और 4, तो हमने कहां तक पढ़े 4 तक, तो n की वैल्यू 4 होगा और 4 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास औसत किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पहला कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है। दूसरा कथन की बात करें, यदि हम जांच करते हैं डायरेक्ट कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2 होता है। अब यहाँ पर तक शब्द यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, n पूर्ण संख्या। अब हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 और ये हमारे पास टोटल क्या है 5। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे 5 संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n-1/2। अब इसका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे n का मान 5 है, 5 में 1 कम करेंगे, 1 कम करके मान लो इसको 2 से भाग देंगे तो आप कहोगे 5 में 1 कम होगा 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो औसत 2 प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ पर देखने को मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कथन, एल कथन भी जो होगा दोस्तों एकदम मेरा क्या है, करेक्ट है। एकदम नोट कर लेना, ये छपने वाला डेटा है यार, है ना। फिर हम बात करें लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। अब लगातार प्राकृतिक, अब प्राकृतिक संख्या किन संख्याओं को बोला जाता है, तो आप कहोगे 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम देखें दोस्तों, ध्यान समझना कि 1 2 3, मैं 3 संख्या ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 3 संख्या ले लिया और बोला गया लगातार n तक की, n तक की मतलब मैं 3 तक के लिया हूं, तो 3 में 1 जोड़ूंगा, है ना, और 2 से भाग दे दूंगा। तो आप कहोगे 3 और 1 हो गए 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो औसत आया 2। यदि मैं बात करूं ऊपर में कि औसत क्या वाकई में था, तो आप कहोगे एक संख्या और ये दूसरा संख्या, मतलब सामने से पहला और लास्ट से पहला, तो बीच वाली संख्या हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एम वाला जो कथन है ये भी मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूं लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या, n/2-1 होता है। लगातार n सम संख्याओं का, अब मैं कुछ सम संख्या ले लिया 2 4 और 6 ले लिया, तो आप कहोगे बीच वाली संख्या औसत होता है 4 होना चाहिए। अब बोला गया लगातार n सम संख्याओं का, तो n का मान किसके बराबर होगा, आप कहोगे 3 के बराबर। तो फार्मूला के हिसाब से n/2, तो 3/2 और 3/2 करेंगे तो यहीं पर आ गए 1.5, और 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5, और यहाँ पर है औसत आपके पास 4। तो ये वाला जो कथन होगा n हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, तो मैंने कहा k, l और m, ये तीनों जो ऊपर के जो कथन होंगे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। ये जितने भी फार्मूला है ना, इन सभी फार्मूला को बिल्कुल रट लेना है ना। ये भी आपके पास, और ये दोनों फार्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये जितने भी फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये डायरेक्ट सवाल में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखना अगला सवाल। इस प्रकार के मान लो सवाल पूछे जाए तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 5 संख्याओं का औसत दे रखा है यहाँ पर 27 है, ठीक है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या आपको क्या करना था, बताना था। अब इस प्रकार से मान लो कोई संख्या समूह से निकाल दी जाए या समूह में शामिल कर ली जाए, तो इस केस में बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा, यदि मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो ध्यान समझना, टोटल शुरू में कितने थे, 5, है ना भी। ओवरऑल डेटा को हमेशा बीच में रखने की कोशिश करना, ठीक है। यदि एक संख्या निकाल ली जाए तो बताओ भाई, 5 में से एक संख्या निकालूंगा तो बचेगा कितने संख्या, 4, और एक संख्या निकाली गई संख्या 1 होगा, तभी तो होगा 4 और 1 टोटल कितने के बराबर, 5 के बराबर। अब बोला गया कि 4 संख्याओं का एक संख्या निकालने के बाद जो औसत है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो मैंने कहा 25, तो भाई 25 को यहां पर लिख दूंगा। और सभी 5 संख्याओं का औसत कितना था, तो सभी 5 संख्याओं का औसत दिया था 27, 27 को रख देंगे दोस्तों बीच में। अब आप ही घटाकर देखना, 25 और 27 में अंतर 2 का। अब मैं बताया था जो अनुपात ऊपर में बनेगा वही अनुपात आपके नीचे में बनना चाहिए। यदि यहाँ पर 4 और 1 का अनुपात बन रहा है तो नीचे में भी आपके 4 और 1 का अनुपात बनना चाहिए, तभी तो आपका एलिगेशन सही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि भाई ये 1 के मान को कितने के बराबर दिखा रहा है, 2, 1 दूना 2, तो 4 दूना कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। एलिगेशन के केस में एक चीज और याद रखना,
बीच वाले से एक छोटा होता है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बड़ा। 27 से 25 छोटा है, मतलब नेक्स्ट वाला बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, 8। तो 27 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। तो निकाली गई संख्या किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका याद रखना भाई, 5 संख्याओं का औसत ध्यान देना, कितना दिया है, मैंने कहा 27। ठीक है, एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्या बचेगा और इसका औसत कितना होगा, मैंने कहा 25। अब ध्यान समझना, 5 में एक कम होकर 4 है, तो यहां पर भी 27 में कुछ कमी होकर क्या है, 25 है। तो बताओ 27 और 25 में अंतर कितने का है, आप कहोगे 2 का। अब करना कुछ नहीं है, इस 2 का गुणा सामने वाले अंक से करना है। बताओ 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, और उसी 8 को ऊपर में जोड़ देना है। 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। और यही आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे समझ में, मैंने क्या किया, 5 संख्याओं का औसत 27, एक संख्या निकाले तो बचा 4 संख्या, और 4 संख्या का औसत कितना हो गया, 25। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 5 में कम करके 4, और इधर भी कमी हुआ है। यदि दोनों साइड कमी हो तो जोड़ना है, दोनों साइड वृद्धि हो तो भी जोड़ना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 27 और 25 में अंतर किए तो 2 का अंतर है। इस 2 का गुणा नीचे वाले अंक के साथ करना है हमेशा। 4 दूनी 8, और 8 को जोड़ देना है बस ऊपर वाले में। तो कितना हो जाएगा, 27 और 8 35। यही वो संख्या जिसको हम निकाले थे। क्लियर है। उसी प्रकार का सेम सिमिलर सवाल है, इसको भी ध्यान समझना। 5 संख्याओं का औसत 140 है, मैंने लिख दिया भाई 5 संख्याओं का औसत 140। एक संख्या हटा दी गई तो 4 संख्या बचेगा, और औसत हो गया 130। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, पूछा गया। अब मैंने कहा दोनों साइड कमी हुआ है, ध्यान से देखो, 5 से 4 140 से 130 हुआ है भाई। तो हम क्या करेंगे, 140 और 130 में अंतर करेंगे तो कितने का, 10 का। इस 10 का गुणा यहां पर कर देना है बस। तो 10 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 10 चौक 40 को ऊपर में जोड़ देना, और कुछ नहीं है। तो बताओ 140 और 40 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 180। यही होगा दोस्तों आपके निकाली हुई संख्या। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के क्लास को हम यही रोकते हैं, कल हम नए सवालों के साथ फिर एक बार उपस्थित हो जाएंगे, और जो भी आपके होमवर्क है उन सभी होमवर्क का मुझे जवाब जरूर देना। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।